मिडिल ईस्ट में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। अमेरिका ने क्षेत्र में अपनी सैन्य तैनाती बढ़ा दी है। दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर खाड़ी की ओर बढ़ रहा है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि डील नहीं मानी तो खराब चीजें होगी। उधर ईरान ने रूस के साथ मिलिट्री डील शुरू कर दी है। तेहरान से संदेश साफ है, हम युद्ध के लिए तैयार हैं। वहीं अटलांटिक काउंसिल ने अमेरिका ईरान टकराव को लेकर 10 संभावित परिदृश्य जारी किए हैं, सीमित एयर स्ट्राइक से लेकर बड़े क्षेत्रीय युद्ध तक। इस बीच ओमान में बैकडोर वार्ता की खबरें भी हैं, लेकिन साथ ही बेंजामिन नेतन्याहू और ट्रंप के बीच ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर संभावित हमलों को लेकर चर्चा तेज बताई जा रही है। वहीं दूसरी तरफ टैरिफ नीतियां वैश्विक व्यापार को झटका दे रही है। आर्थिक दबाव और सैन्य दबाव दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं। हालात 2003 के इराक युद्ध जैसे संकेत दे रहे हैं। आज हम इन 7 बड़े सवालों को समझेंगे कि अमेरिका ईरान टकराव को लेकर 10 संभावित परिदृश्य क्या है, क्या रूस ईरान का साथ देगा और ट्रंप की अगली चाल की पूरी कहानी। नमस्कार, मैं हूं मोइनुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अनफोल्डेड एमडी सर। पहला सवाल, क्या अमेरिका की बढ़ती सैन्य तैनाती सिर्फ दबाव की रणनीति है या हमला वास्तव में तय माना जाए? इस सवाल का जवाब समझने के लिए इतिहास और वर्तमान की रणनीति दोनों को देखना होगा। सबसे पहले, अमेरिका की सैन्य तैनाती हमेशा सीधे युद्ध का मतलब नहीं होती। उदाहरण के लिए 2019 में जब ईरान ने अमेरिकी ड्रोन गिराया था, तब भी अमेरिका ने खाड़ी में अत्यधिक जहाज और एयर डिफेंस सिस्टम भेजे थे, लेकिन पूर्ण युद्ध नहीं हुआ था। 2020 में कासिम सुलेमानी के बाद भी क्षेत्र में भारी सैन्य तनाव था, लेकिन संघर्ष सीमित रहा। 2003 में इराक पर हमले से पहले महीनों तक सैन्य जमावड़ा हुआ और फिर वास्तविक युद्ध शुरू हुआ। अब वर्तमान की स्थिति देखें। अगर दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर खाड़ी की ओर बढ़ रहा है तो ये आमतौर पर 3 संकेत देता है। ईरान को ये संदेश कि अगर उसने हमला किया तो उसको जवाब मिलेगा। दूसरा, नेगोशिएशन प्रेशर, परमाणु या मिसाइल डील में मजबूरी पैदा करना। और तीसरा, कंटिजेंसी रेडीनेस, अगर इसराइल या अमेरिकी ठिकानों पर हमला हुआ तो तुरंत जवाब देने की तैयारी। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि अमेरिकी नीति अक्सर पीस थ्रूआउट स्ट्रेंथ मॉडल पर चलती है, यानी पहले ताकत दिखाओ फिर बातचीत करो। लेकिन हमला तय है या नहीं, इसका सबसे बड़ा संकेत क्या होगा? क्या अमेरिकी कांग्रेस से औपचारिक युद्ध अनुमति ली जाती है? क्या जमीनी सैनिकों की बड़ी तैनाती होती है और क्या नागरिकों को बड़े पैमाने पर निकाला जाता है? जब तक ये संकेत नहीं दिखते तब तक इसे पूर्ण युद्ध की घोषणा नहीं बल्कि उच्च स्तर का रणनीतिक दबाव माना जाएगा। हालांकि अगर इसराइल पहले हमला करता है और ईरान जवाब देता है तो अमेरिका की तैनाती तत्काल युद्ध में बदल सकती है। अभी तक के उपलब्ध पैटर्न और ऐतिहासिक उदाहरण बताते हैं कि अमेरिका की बढ़ती सैन्य मौजूदगी अक्सर दबाव प्लस तैयार रहना होती है, सीधा युद्ध शुरू करना नहीं। लेकिन मिडिल ईस्ट में एक छोटी सी चिंगारी भी बड़े टकराव में बदल सकती है और यही सबसे बड़ा जोखिम है। चलिए अब आते हैं दूसरे सवाल पर। क्या ट्रंप की डील या तबाही वाली चेतावनी कूटनीति है या सीधा युद्ध संकेत? इस सवाल का जवाब समझने के लिए पहले ट्रंप की पुरानी विदेश नीति का पैटर्न देखना जरूरी है कि जब डोनाल्ड ट्रंप 2018 में ईरान परमाणु समझौते से बाहर निकले थे तो वो समझौता था ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। उसके बाद उन्होंने मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी शुरू की, भारी आर्थिक प्रतिबंध, तेल निर्यात पर रोक, बैंकिंग सिस्टम पर प्रतिबंध। लेकिन क्या उस दौरान अमेरिका ने पूर्ण युद्ध शुरू किया? नहीं। 2019 और 2020 में तनाव चरम पर था। ईरान ने अमेरिकी ड्रोन गिराया, इराक में अमेरिकी ठिकानों पर रॉकेट हमले हुए और फिर कासिम सुलेमानी की हुई। इन घटनाओं के बावजूद दोनों देशों ने सीधे बड़े पैमाने का युद्ध शुरू नहीं किया। अब ट्रंप की खराब चीजें होगी वाली चेतावनी को देखें। ये भाषा कड़ी जरूर है, लेकिन उनकी शैली अक्सर नेगोशिएशन बाय एस्केलेशन रही है, यानी पहले कड़ा बयान, फिर सैन्य तैनाती और फिर आर्थिक दबाव और उसके बाद बैकडोर वार्ता, नई डील की कोशिश। ये मॉडल उन्होंने नॉर्थ कोरिया के साथ भी अपनाया था। पहले फायर एंड फ्यूरी जैसी चेतावनी, फिर सीधे शिखर वार्ता। तो क्या ये युद्ध संकेत है? फैक्ट्स ये बताते हैं कि अमेरिका अभी तक औपचारिक युद्ध घोषणा की स्थिति में नहीं है। सैन्य तैनाती रेडीनेस दिखाती है, लेकिन जमीनी आक्रमण की तैयारी जैसे
स्पष्ट संकेत नहीं है। समानांतर रूप से कूटनीति चैनल ओमान जैसे मध्यस्थ सक्रिय हैं। दोस्तों, ट्रंप की भाषा आक्रामक हो सकती है, लेकिन ऐतिहासिक पैटर्न बताता है कि यह अक्सर कूटनीतिक दबाव की रणनीति होती है, सीधा युद्ध संकेत नहीं। हालांकि अगर ईरान या इसराइल की ओर से बड़ा हमला होता है तो यही चेतावनी तत्काल सैन्य कार्रवाई में बदल सकती है। यानी फिलहाल ये हार्ड डिप्लोमेसी है, लेकिन बारूद के ढेर पर रखी। अब तीसरा सवाल, रूस के साथ ईरान की संयुक्त ड्रिल, क्या ये सिर्फ शक्ति प्रदर्शन है या नए ब्लॉक की शुरुआत? इसको समझने के लिए हमें पिछले कुछ सालों की भू राजनीति देखनी होगी। चलिए सबसे पहले तथ्य की बात करते हैं। रूस और ईरान ने हाल के वर्षों में कई संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किए, खासकर हिंद महासागर और ओमान की खाड़ी में। इन अभ्यासों में कभी कभी चाइना भी शामिल रहा। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस पर पश्चिमी प्रतिबंध बढ़े और उसी दौरान रूस ईरान सहयोग गहरा हुआ। अमेरिका और यूरोपीय देशों ने आरोप लगाया कि ईरान ने रूस को ड्रोन सप्लाई किए, जिनका उपयोग यूक्रेन युद्ध में हुआ। अब सवाल है कि ये ड्रिल क्यों? इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला, सैन्य कारण। संयुक्त अभ्यास का मतलब है समुद्री सुरक्षा सहयोग, हथियार सिस्टम की इंटरऑपरेबिलिटी, पश्चिमी नौसैनिक मौजूदगी का जवाब। ये सीधा संदेश होता है कि हम अकेले नहीं हैं। दूसरा, राजनीतिक संदेश। जब अमेरिका मिडिल ईस्ट में सैन्य तैनाती बढ़ाता है और उसी समय रूस ईरान ड्रिल होती है तो ये रणनीतिक संकेत होता है। यानी अगर अमेरिका दबाव बढ़ाएगा तो ईरान के पास विकल्प मौजूद हैं। तीसरा, क्या नया ब्लॉक बन रहा है? ध्यान देने वाली बात यह है कि रूस और ईरान के बीच कोई औपचारिक सैन्य गठबंधन नहीं है जैसे नेटो है, लेकिन उनके बीच ऊर्जा सहयोग बढ़ रहा है, रक्षा तकनीक का आदान प्रदान हो रहा है। प्रतिबंध झेल रहे ये देश एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। इसे एंटी वेस्टर्न अलाइनमेंट कहा जाता है, लेकिन अभी इसे औपचारिक सैन्य ब्लॉक कहना जल्दबाजी होगी। चलिए बात करते हैं रूस और ईरान के ड्रिल की। रूस ईरान की ड्रिल ये केवल दिखावा नहीं है, केवल नियमित अभ्यास भी नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक सिग्नल है। अभी ये पूर्ण सैन्य गठबंधन नहीं है, लेकिन अगर अमेरिका ईरान टकराव बढ़ता है तो यही सहयोग भविष्य में बड़े ब्लॉक का रूप ले सकता है। यानी ये चिंगारी नहीं, लेकिन बारूद के पास रखी हुई माचिस जरूर है। अब आते हैं चौथे सवाल पर। अगर इसराइल ईरान के मिसाइल या परमाणु ठिकानों पर हमला करता है तो क्या अमेरिका सीधे युद्ध में कूदेगा? इस सवाल का जवाब इतिहास, सैन्य समझौतों और मौजूदा रणनीति तीनों में से जुड़ा है। दोस्तों, अमेरिका और इसराइल के बीच गहरा रक्षा सहयोग है। हर साल अमेरिका इसराइल को अरबों डॉलर की सैन्य सहायता देता है। दोनों देशों के बीच इंटेलिजेंस शेयरिंग और मिसाइल डिफेंस सहयोग जैसे आयरन डोम सिस्टम चलता है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि इसराइल हमला करे तो अमेरिका स्वतः युद्ध में शामिल होगा? ऐसा जरूरी नहीं है। इसके कुछ ऐतिहासिक उदाहरण हैं। 1981 में इसराइल ने इराक के ओसिराक परमाणु रिएक्टर पर हमला किया। अमेरिका ने उस ऑपरेशन में सीधे हिस्सा नहीं लिया था। दूसरा, 2007 में इसराइल ने सीरिया के संदिग्ध न्यूक्लियर साइट पर हमला किया, लेकिन अमेरिका ने समर्थन तो दिया लेकिन युद्ध में नहीं उतरा। तीसरा, हाल के वर्षों में इसराइल ने कई बार सीरिया में ईरानी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। अमेरिका ने सीधे सैन्य हस्तक्षेप नहीं किया। अगर हमला ईरान की मुख्य भूमि पर बड़े पैमाने पर होता है तो स्थिति अलग हो सकती है। क्यों? क्योंकि खाड़ी में अमेरिकी बेस मौजूद है, अमेरिकी सैनिक क्षेत्र में तैनात है। ईरान जवाबी कार्रवाई में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना सकता है। ऐसी स्थिति में अमेरिका डायरेक्ट एंट्री नहीं बल्कि फोर्स प्रोटेक्शन रेस्पॉन्स के तहत शामिल हो सकता है। अमेरिका और इसराइल के बीच नाटो जैसा सामूहिक रक्षा समझौता नहीं है, लेकिन राजनीतिक और रणनीतिक प्रतिबद्धता बहुत मजबूत है। अगर ईरान सिर्फ इसराइल को निशाना बनाता है, अमेरिका लॉजिस्टिक और डिफेंस सपोर्ट दे सकता है। ईरान अमेरिकी ठिकानों पर हमला करता है तब अमेरिका सीधा सैन्य जवाब देगा। दोस्तों, इसराइल के हमले के बाद अमेरिका का सीधे युद्ध में कूदना स्वचालित नहीं है, लेकिन अगर अमेरिकी हित या सैनिक निशाने पर आते हैं तो ये टकराव तुरंत अमेरिका ईरान युद्ध में बदल सकता है। यानी ये दो देशों की लड़ाई रह भी सकती है और मिनटों में क्षेत्रीय युद्ध भी बन सकती है। पांचवा सवाल, ओमान वार्ता और सैन्य तैयारी क्या दोनों साथ साथ चल सकती है या ये सिर्फ समय खरीदने की रणनीति है? इसका सीधा जवाब है हाँ, दोनों साथ साथ चल सकती है और इतिहास में ऐसा कई बार भी हुआ है। 2012-2013 में ईरान और अमेरिका के बीच गुप्त बातचीत ओमान की मध्यस्थता से ही शुरू हुई। उसी प्रक्रिया ने आगे चलकर 2015 के परमाणु समझौते ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन का रास्ता भी तैयार किया था। उस दौरान भी अमेरिका ने प्रतिबंध हटाए नहीं थे बल्कि दबाव बनाए रखा। यानी डिप्लोमेसी और दबाव दोनों साथ साथ चल रहे थे। अब वर्तमान स्थिति देखें। अगर एक तरफ अमेरिका सैन्य तैनाती बढ़ा रहा है,
एयरक्राफ्ट कैरियर भेज रहा है, कड़े बयान भी दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ओमान जैसे देश बैकडोर वार्ता कर रहे हैं। तो ये विरोधाभास नहीं बल्कि करेक्टिव डिप्लोमेसी कहलाता है। करेक्टिव डिप्लोमेसी क्या है? इस रणनीति में सबसे पहले शक्ति प्रदर्शन किया जाता है, उसके बाद सामने वाले को यह एहसास कराया जाता है कि विकल्प सीमित है, फिर बातचीत की पेशकश की जाती है, डील करो या परिणाम भुगतो। ये मॉडल पहले भी अपनाया गया है, चाहे वो उत्तर कोरिया मामला हो या ईरान पर मैक्सिमम प्रेशर की नीति। क्या ये सिर्फ समय खरीदना है? इसकी संभावनाएं दो हैं। पहला, वास्तविक बातचीत का प्रयास। अगर दोनों पक्ष समझते हैं कि युद्ध महंगा होगा तो वार्ता गंभीर हो सकती है। दूसरा, सिर्फ रणनीतिक देरी। कभी कभी बातचीत इसलिए भी होती है ताकि सैन्य तैयारी पूरी हो सके, अंतरराष्ट्रीय समर्थन जुटाया जा सके, घरेलू राजनीति दबाव कम किया जा सके। अब सबसे बड़ा संकेत क्या होगा? अगर वार्ता में तकनीकी टीम स्तर की बैठकें शुरू होती है, मसौदा प्रस्ताव सामने आते हैं, प्रतिबंधों में आंशिक राहत की चर्चा होती है, तो ये गंभीर बातचीत होगी। लेकिन अगर बयानबाजी तेज रहे, नई पाबंदियां लगती रहे और सैन्य अभ्यास बढ़ते रहे, तो ये डिप्लोमेटिक कवर भी हो सकता है। दोस्तों, ओमान वार्ता और सैन्य तैयारी एक दूसरे के विरोध में नहीं है। अक्सर बड़े अंतर्राष्ट्रीय संकटों में यही पैटर्न देखा गया है, बातचीत भी और बारूद भी। फिलहाल संकेत ये बताते हैं कि ये दबाव के साथ बातचीत की रणनीति है, लेकिन अगर एक भी बड़ी सैन्य घटना हुई तो वार्ता मिनटों में खत्म हो सकती है। अब लेते हैं सवाल नंबर 6, टैरिफ के जरिए आर्थिक दबाव और सैन्य घेराबंदी। क्या ये ड्यूल स्ट्रेटेजी है या वैश्विक व्यापार को अस्थिर करने वाला कदम? इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें ट्रंप की आर्थिक और विदेश नीति दोनों को साथ में देखना होगा। सबसे पहले बात करते हैं तथ्यों की। डोनाल्ड ट्रंप जब सत्ता में आते हैं, उन्होंने अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत टैरिफ को हथियार की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया। 2018 में चाइना पर भारी टैरिफ लगाए गए, यूरोपीय यूनियन और कनाडा पर भी स्टील एल्युमिनियम टैरिफ लगाए गए, ईरान पर आर्थिक प्रतिबंधों को और कड़ा किया गया। अब सवाल है कि इसका सैन्य तनाव से क्या संबंध है? पहला, आर्थिक दबाव बराबर राजनीतिक दबाव। जब किसी देश पर टैरिफ या प्रतिबंध लगाए जाते हैं तो उसकी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है, मुद्रा कमजोर होती है, जनता पर महंगाई बढ़ती है, सरकार पर अतिरिक्त दबाव बढ़ता है। ईरान के मामले में भी मैक्सिमम प्रेशर नीति का मकसद यही था, आर्थिक कमजोरी के जरिए राजनीतिक रियायतें हासिल करना। दूसरा, सैन्य मौजूदगी, सुरक्षा संदेश। जब उसी समय खाड़ी में अमेरिकी जहाज तैनात होते हैं तो ये संकेत जाता है कि अगर आर्थिक दबाव से बात नहीं बनी तो विकल्प और भी है, यानी आर्थिक और सैन्य दबाव मिलकर एक ड्यूल ट्रैक प्रेशर मॉडल बनाते हैं। लेकिन खतरा कहाँ है? समस्या यह है कि वैश्विक व्यापार आज आपस में जुड़ा हुआ है। अगर मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता है तो तेल आपूर्ति प्रभावित होती है, समुद्री व्यापार मार्ग हॉर्मुज स्ट्रेट अस्थिर होते हैं, तो असर सिर्फ ईरान या अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा। तेल की कीमतें बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, वैश्विक बाजार गिरेंगे, विकास दर प्रभावित होगी। 2019 में खाड़ी तनाव के दौरान तेल की कीमतों में अचानक उछाल देखा गया था। क्या ये सोची समझी रणनीति है? हाँ, ये एक स्थापित रणनीति है। इसे इंटीग्रेटेड इकोनॉमी सिक्योरिटी प्रेशर कहा जाता है। लेकिन जोखिम यह है कि आर्थिक युद्ध और सैन्य तनाव अगर एक साथ बढ़े तो कोई भी छोटी घटना बड़े संकट को जन्म दे सकती है। दोस्तों, टैरिफ और सैन्य दबाव साथ चलाना कोई नई बात नहीं है, ये कूटनीतिक दबाव का आधुनिक मॉडल है। लेकिन अगर तनाव नियंत्रण से बाहर हुआ तो इसका असर सिर्फ ईरान या अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को झटका लग सकता है। यानी ये रणनीति ताकत भी है और वैश्विक अस्थिरता का जोखिम। अब आते हैं आखिरी और 7वें सवाल पर। क्या दुनिया एक सीमित स्ट्राइक देखेगी या ये टकराव पूरे मिडिल ईस्ट को जंग की आग में झोंक देगा? इस सवाल का जवाब पूरी तरह इंटेंशन पर नहीं बल्कि रिएक्शन पर निर्भर करता है। तथ्य बताते हैं कि मिडिल ईस्ट में संघर्ष अक्सर लिमिटेड स्ट्राइक से शुरू हुए, लेकिन कई बार ये क्षेत्रीय युद्ध में बदल गए। जैसे 2003 में इराक पर अमेरिकी हमला रिजिम चेंज ऑपरेशन के रूप में हुआ, लेकिन पूरा क्षेत्र वर्षों तक अस्थिर रहा। 2006 में हिजबुल्लाह और इसराइल के बीच संघर्ष सीमित था, लेकिन पूरे लेबनान में फैल गया। 2020 में कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद भी कई विशेषज्ञों को पूर्ण युद्ध की आशंका थी, लेकिन जवाबी कार्रवाई सीमित रही। अब मौजूदा समीकरण देखें। अगर इसराइल ईरान के ठिकानों पर सीमित एयर स्ट्राइक करता है, ईरान सिर्फ प्रतीकात्मक जवाब देता है, अमेरिका सीधे शामिल नहीं होता, तो संघर्ष सीमित रह सकता है। लेकिन अगर ईरान अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाता है,
खाड़ी में तेल आपूर्ति बाधित होती है, हिजबुल्लाह या अन्य प्रॉक्सी ग्रुप सक्रिय हो जाते हैं, तो यह बहु फ्रंट युद्ध बन सकता है। सबसे बड़ा जोखिम क्या है? मिडिल ईस्ट की जटिलता। ईरान अकेला नहीं है, उसके क्षेत्रीय सहयोगी है। इसराइल के पास उन्नत सैन्य क्षमता है, अमेरिका की सैन्य मौजूदगी पहले से है। रूस और चीन जैसे देश भी परोक्ष रूप से समीकरण में हैं। ऐसे में मिस जजमेंट यानी गलत आकलन सबसे बड़ा खतरा होता है। विशेषज्ञ क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय विश्लेषण अक्सर बताते हैं कि कोई भी पक्ष पूर्ण युद्ध नहीं चाहता, क्योंकि लागत बहुत अधिक होगी, आर्थिक, सैन्य और राजनीतिक। इसीलिए ज्यादातर परिदृश्य कंट्रोल्ड एक्सेलेशन की ओर इशारा करते हैं, यानी हमला भी लेकिन सीमित। दोस्तों, फिलहाल संकेत बताते हैं कि सभी पक्ष सीमित टकराव को प्राथमिकता देंगे, लेकिन मिडिल ईस्ट में इतिहास यही बताता है कि एक छोटी सी चिंगारी कभी कभी पूरे क्षेत्र को आग में बदल देती है। यानी युद्ध तय नहीं है, लेकिन जोखिम असली है। तो अब सबसे बड़ा सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि अमेरिका की बढ़ती सैन्य तैनाती सिर्फ दबाव की रणनीति है, या फिर यह सच में एक बड़े युद्ध की तैयारी है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आपका विश्लेषण क्या कहता है? कूटनीति या टकराव? अगर आपको ये फैक्ट बेस्ड और गहराई से किया गया विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही गंभीर और बिना शोर शराबे वाले अंतरराष्ट्रीय विश्लेषण के लिए हमारे चैनल अनफोल्डेड एमडी सर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ खबरें सिर्फ बताई नहीं जाती, समझाई जाती है। धन्यवाद।